हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम फेज रूल में जो तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स थी f इक्वल्स टू c माइनस पी प्लस 2, ये डेराइव कैसे हुआ ये भी देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे ये तीन टर्म्स। तो कल मैंने कहा था कि हम फेज से शुरू करेंगे। p फेज प्रवस्था। तो बेसिकली है क्या कि किसी सिस्टम में कितनी प्रवस्था हैं, किसी हेटेरोजेनस सिस्टम में कितनी प्रवस्थाएं हैं। मान लो ये एक हेटेरोजेनस सिस्टम है, इसमें कितनी प्रवस्था हैं, तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कितने होमोजीनियस डिफरेंट सिस्टम्स हैं, होमोजीनियस पार्ट्स हैं जो डिस्टिंग्विशेबल हैं इजीली। तो क्या होना चाहिए, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, मतलब सुस्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए दोनों में। और दो होमोजीनियस सिस्टम 1 और 2 उनके बीच में एक क्या होगी, परफेक्ट बाउंड्री होगी, स्पेसिफिक बाउंड्री होगी। आप बता सकते हो कि ये 1 है और यहाँ ये 2 है, और उस बाउंड्री को हम कहते हैं इंटरफेस, अंतरापृष्ठ। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो अगर मैं मिथाइल एल्कोहल लूँ CH3OH और मैं लूँ CH3COCH3, ये दोनों लिक्विड परफेक्टली मिसिसिबल हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों मिलके दो अलग अलग केमिकल हैं, लेकिन प्रवस्था क्या होगी, एक। क्यों? क्योंकि आप उस मिक्सचर में कहीं भी, उस पूरे सिस्टम में कहीं भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ CH3OH है और कहाँ एसीटोन है। तो मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को आप, लेकिन अगर आप बेंजीन प्लस वाटर, तो दो लेयर बन जाएंगी। आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि ये बेंजीन है और ये इसके ऊपर ये जो है ये वाटर है। तो बेंजीन और वाटर जो है दो डिफरेंट लेयर्स बनाएंगे। आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि साहब ये आपका वाटर सिस्टम है, सॉरी वाटर होमोजीनियस पार्ट है और ये बेंजीन होमोजीनियस पार्ट है, और इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस है। जैसे एक एग्जांपल और लें हम कि मैं लूँ CaCO3, जो कल हमने एक फेज रिएक्शन देखी थी, इसकी इक्वेशन लिखें CaO प्लस CO2। ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी फेजेस हैं, तो आप देखें कि इसमें कितनी फेजेस हैं। तो इसमें फेजेस हैं एक सॉलिड और एक गैस, बट ऐसा नहीं है, इसमें फेजेस हैं 3, 1 2 3। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि CaCO3 और CaO इन दोनों के क्रिस्टल बिल्कुल डिफरेंट हैं। इजीली आप दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। ये हैवी हैं, ये लाइटर क्रिस्टल्स हैं, और इनमें जो है CaO में ब्राइटनेस ज़्यादा है, साफ दिखेगा अलग अलग। तो सॉलिड जो है, दो डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं वो डिफरेंट फेजेस बनाते हैं। तो ये क्या हो गई, 2 फेज, और ये गैस ये बिल्कुल ऊपर दिखेगा आपको सिस्टम में अलग से। तो कितनी फेज हो गई, 3 फेज हो गई। ऐसे ही अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यहाँ ये गैस है या यहाँ ये गैस है। तो चाहे उसमें केमिकल स्पीसी कितनी भी हों, फेज उसकी एक ही होगी, दैट इज़ गैसियस फेज। ऐसे ही कोई लिक्विड आपने रखा है बंद कंटेनर में, तो वहाँ 2 फेज होंगी, उस कंटेनर की ऊपरी सतह में जहाँ उसकी वेपर्स हैं, और एक जो, और आपने फुली फिल्ड कंटेनर रखा है तो उसकी एक ही फेज है जो कि उसकी लिक्विड फेज है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन लिया है तो भी उसकी एक ही फेज है, अगर वो परफेक्ट सॉल्यूशन है तो। क्यों? क्योंकि परफेक्ट सॉल्यूशन में पूरा सिस्टम कैसा हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। तो होमोजीनियस पार्ट्स, अगर अलग अलग तरह के होमोजीनियस पार्ट्स हैं, तब आप कहते हो कि अलग अलग तरह की फेजेस वहाँ प्रेजेंट हैं। तो फेज जो वर्ड है वो डिस्टिंग्विशेबल होमोजीनियस पार्ट्स ऑफ सिस्टम, जितने होंगे उतनी फेजेस होंगी।
समांगी भाग, एक विषमांगी तंत्र में जितने अलग अलग समांगी भाग होंगे जिन्हें आप अलग अलग देख सकते हैं, उतनी उसकी फेजेज होंगी। तो इस सिस्टम में एक फेज है, यहाँ कितने फेज हैं, यहाँ 2 फेज हैं, यहाँ कितने फेज हैं, यहाँ 3 फेज हैं। ओके, तो किसी भी विषमांगी तंत्र में की जो प्रत्येक प्रवस्था है वो क्या होगी, समांगी होगी, होमोजीनियस होगी। हर फेज क्या होगी, होमोजीनियस होगी, क्योंकि उस फेज में उसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग कि अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मान लो 2 फेजेस हैं और उसमें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, इसका मीनिंग क्या है कि फेज 1 के जो प्रेशर है, टेम्परेचर है और कंपोजिशन है, और फेज 2 का प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन वो क्या है, फिक्स हो गया है। इसमें किसी तरह के मटेरियल का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है, एक दूसरे में वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये किस में है, फेज इक्विलिब्रियम में है। और फेज इक्विलिब्रियम में प्रत्येक प्रवस्था का, प्रत्येक फेज का टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये बात हुई फेज की। तो फेज आप जो काउंट करोगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट से काउंट नहीं करोगे, वो एक अलग चीज़ है। नहीं आप इससे काउंट करोगे कि ये गैस है या लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड्स भी आपस में इमिसिबल हो सकते हैं, तो फेज 2 हो सकती हैं। ऐसे ही गैसेज चाहे कितनी ही हो, फेज 1 ही होगी। अगर 2 सॉलिड हैं तो सॉलिड के क्रिस्टल्स और उनकी स्ट्रक्चर सब अलग अलग होती है, तो सॉलिड्स जो होंगे वो डिफरेंट फेज क्रिएट करेंगे। तो आपको फेज बहुत ही सावधानी से आपको डिफाइन करनी है कि भाई इस सिस्टम में इतनी फेजेस हैं। ओके, तो एक बात तो ये हुई। सेकंड, कंपोजिशन की बात करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल लूँ H2O का। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक कंटेनर है, उसमें तीनों प्रेजेंट है, लेकिन तीनों ही परिस्थिति में आपके पास केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसी that can justify each and every component, each and every chemical species in the that particular homogeneous part या heterogeneous system। सारे homogeneous part जितने भी हैं, उन सब की जो species हैं उनमें वो मिनिमम केमिकल फार्मूला, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल फार्मूलाज जो उस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकें, वो क्या होंगी, आपकी सी कंपोनेंट बनाएंगे, घटक बनाएंगे। तो यहाँ आप अगर बात करें तो यहाँ एक ही घटक है। अब देखो, आप मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, NH4Cl, NH3 प्लस HCl। आपको कितनी स्पीसी दिख रही हैं, ये सॉलिड है और ये गैसेज है। आपको कितनी स्पीसी दिख रही हैं, आपको दिखने में 3 स्पीसी दिखाई दे रही हैं, एक NH3 है, एक HCl है, एक है NH4Cl है। और अगर ये परफेक्ट स्टोकियोमेट्री में है तो मैं कहूँगा कि यहाँ केवल क्या है, एक स्पीसी। ये NH4 इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिफाइन, क्योंकि अगर NH4 है तो ये बेस है और ये एसिड है, ये साथ ही रहते हैं और ये सॉल्ट की फॉर्म में ही रहेगा। ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट की फॉर्म में ही रहेगा। तो सॉलिड फेज में हो या गैसेस फेज में हो, NH4Cl क्या नौसादर है, लिक्विड तो होता नहीं है, तो ये या तो सॉलिड होगा या गैसेस होगा। नौसादर आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब्लिमेट होता है। तो ये यहाँ से लिक्विड से किस में चला गया, सीधा गैस फेज में चला गया। अब सीधा गैस फेज में चला गया, लेकिन कंपोजिशन तो इसका भी क्या है, NH4Cl। लेकिन आप अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा कर दें, मान लो इसकी क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए अब आपको क्या चाहिए, कम से कम 2 घटक। क्यों? क्योंकि NH4Cl अगर ये बना भी लेगा, NH3HCl मिलके NH4Cl बना भी लेंगे, तो भी क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा NH3 बच जाएगा। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको कितनी स्पीसीज चाहिए, 2 स्पीसीज चाहिए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, यही एग्जांपल CaCO3, CaO और CO2। कितने कंपोनेंट हैं,
एक CaCO3 दिख रहा है आपको, एक केमिकल स्पीसी एक ये दिख रही है और एक कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है। एक्चुअल में इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको कितने कंपोनेंट चाहिए, ये जब तक आप उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, उसको ढंग से देखेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ सकते। इसको समझाने के लिए मुझे केवल 2 चाहिए, कोई भी 2, चाहे आप इन दोनों को ले लो 1 और 2। कैसे? अगर मुझे CaCO3 को डिफाइन करना है तो वो बराबर है CaCO3 प्लस 0 CaO। अगर मुझे CaO को डिफाइन करना है तो 0 CaCO3 प्लस CaO। और अगर मुझे CO2 को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा CaCO3 माइनस CaO। तो ये क्या डिफाइन होगी? CO2 डिफाइन होगी। कोई भी 2 ले लीजिए, मान लो ये और ये लें हम, तो CaCO3 के लिए मैं क्या लिखूंगा? CaO प्लस CO2। CaO के लिए क्या लिखूंगा? CaO प्लस 0 CO2। और CO2 के लिए लिखूंगा CO2 प्लस 0 CaO। तो दिखने में आपको 3 केमिकल स्पीसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मिनिमम कितनी केमिकल स्पीसी इस सिस्टम को डिफाइन कर सकती हैं? 2। अगर आपके पास 2 हैं तो यू कैन डिफाइन दिस सिस्टम वेरी इजीली। तो आपकी जो केमिकल स्पीसी एक्चुअल में यहाँ आपके टोटल कंपोनेंट होंगे वो कितने होंगे? 3 की बजाय 2 होंगे। 3 केमिकल स्पीसी को केवल 2 कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो घटकों की संख्या यहाँ क्या आएगी? 2 आएगी। एक और हम एग्जाम्पल लें, जो सोडियम सल्फेट है, इसका अगर आप फेज डायग्राम देखेंगे हम कैसे बनता है फेज डायग्राम। अगर इसकी फेजेस की बात करें तो इसके सिस्टम में बहुत सारी फेजेस प्रेजेंट हैं विद क्रिस्टलाइन वाटर एंड सॉल्यूशन। वाटर की साथ अगर इसका इंटरेक्शन देखें तो देखो कितनी स्पीसी प्रेजेंट है, 7H2O। उस पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये इतने तरीके से रह सकता है। फिर एक होगा इसका सॉल्यूशन, अगर वाटर बहुत ज़्यादा है तो बन गया सॉल्यूशन। एक इसमें H2O प्रेजेंट है। तो आप एक चीज़ देखें कि ये सब है और फिर ये लिक्विड फेज में और ये H2O का गैसियस वेपर। 1 2 3 4 5 6 आपको 6 अलग अलग जो है स्थितियाँ मिलेंगी। इसका क्रिस्टल अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सॉल्यूशन अलग है, प्योर वाटर अलग है और गैस अलग है। जो सॉल्यूशन होगा वो कलर में हल्का सा पेल येलो जैसा होगा और ये होगा प्योर वाइट। तो आप इसको अगर आप देखें पूरे सिस्टम को तो आपको ये 6 दिख रहे हैं, जिसमें से इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक ही है, बाकी सबका कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन कंपोनेंट कितने हैं? तो अगर इसको देखें तो हम इस पूरे सिस्टम को केवल 2 कंपोनेंट से डिफाइन कर सकते हैं। एक NaSO4 और दूसरा H2O। इसमें आप लिखेंगे NaSO4 प्लस 0H2O, आप लिखेंगे NaSO4 प्लस 7H2O, यहाँ लिखेंगे NaSO4 प्लस 10H2O, यहाँ लिखेंगे NaSO4 प्लस इनफाइनाइट H2O। यहाँ जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे H2O और 0 NaSO4 एंड 0 NaSO4 plus H2O. तो this is liquid, this is gaseous. So this is complete representation of components of this NaSO4 water system. ठीक है, एक और एग्जांपल लें जिससे आप थोड़ा सा और क्लियर कर पाएँ। तो आप लें 3 कंपोनेंट लेते हैं, 3 केमिकल स्पीसी लेते हैं। अब कंपोनेंट कितने हैं वो आप देखें। NaCl, KCl एंड H2O। NaCl, KCl, H2O देखें तो ये 3 दिख रहे हैं और ये 3 ही इसके क्या होंगे? स्पीसीज होंगी, केमिकल स्पीसी। अब मैं क्या करूं कि मैं NaCl और KBr ले लूँ। NaCl, KBr एंड H2O। तो कितने कंपोनेंट होंगे?
हमें दिख रहे हैं 3, लेकिन यहाँ कंपोनेंट होंगे 4, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ सिर्फ ये NaCl सॉलिड या ये नहीं है, इनके सॉल्यूशंस भी हैं, इनका मिक्सचर सॉल्यूशन भी है, H2O भी है, सॉलिड NaCl भी है, लिक्विड NaCl भी है। जब सॉल्यूशन में जाएगा तो 2 स्पीसी और क्रिएट होंगी, दैट इज NaBr, और इनका क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है KCl। तो टोटल स्पीसी कितनी बन गई? NaCl, KBr, H2O, NaBr, KCl। तो आप कहेंगे कि टोटल कंपोनेंट कितने होने चाहिए? 5 नहीं होंगे, कंपोनेंट कितने होंगे? 4। क्यों? अगर मान लो मैं ये कंपोनेंट मान लेता हूँ, ये 4 कंपोनेंट, तो मैं NaBr डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? NaBr इक्वल्स टू NaCl प्लस KBr माइनस KCl प्लस H2O। 1 2 3 4। देखिए NaCl में से क्या बच गया? NaCl गया और इधर K गया, तो क्या बचा? Na बच गया, देखो Cl गया और ये Br बच गया, K गया और Cl गया, KCl जाते ही H2O। तो यहाँ क्या बच गया? और वाटर 0। अगर सॉल्यूशन है तो वाटर है, सॉलिड है तो वाटर नहीं है, वो 0 है, ये माइनस है। तो आप इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 4, कोई भी इनमें से कोई भी 4, वाटर तो कंपलसरी है, और इनमें से कोई 3 लेके आप इस सिस्टम को क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो दैट मीन्स केमिकल एक्सचेंज में स्पीसी 5 क्रिएट हो रही हैं। जब आपको शुरू में सिस्टम का नाम लिखा मिला तब आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 हैं, एक NaCl, एक KBr, एक H2O, बट एक्चुअल में न तो यहाँ 3 कंपोनेंट सिस्टम है, न यहाँ 5 कंपोनेंट सिस्टम है, एक्चुअल में ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है। तो हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज दैट कैन डिफाइन योर सिस्टम। आपके जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम पॉसिबल केमिकल फॉर्मूला जो यूज़ करोगे आप, वो सब क्या हैं? उसके घटक हैं, कंपोनेंट है। ओके, तो ये बात हुई हमारे सेकेंड पार्ट की, कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट हम निकाल लेंगे इस तरीके से, आप और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। नाउ अब जो अगली बात करते हैं वो बात करते हैं हम फ्रीडम की, डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्र चर राशियां, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल हमारे पास, जब वेरिएबल्स की बात करते हैं फेज में, तब हम वेरिएबल की बात करते हैं इंडिपेंडेंट। और थर्मोडायनामिक्स में हमने वेरिएबल पढ़े थे, प्रेशर है, टेम्परेचर है और कंपोजिशन कितने मोल लिया है, मात्रा से संबंधित है ये चीज़, है ना, क्वांटिटी से। एन वॉल्यूम। तो हमें पता है प्रेशर को आप इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है। तो ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल कितने? 3। कितने आपके सिस्टम को डिफाइन करने के लिए चाहिए वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या हम समझ भी सकते हैं।